किञ्चित् कालानन्तरमेव साक्षात् समागमिष्यन्ति। महोदय अनुमति अस्ति किम्? मान्याः कुलपतयः अपि च कुलसचिव महाभागाः सद्यः एव समागमिष्यन्ति। ते तत्रैव वर्तन्ते, युक्ताः सन्ति तत्र CSU मीटिंग माध्यमेन। तो सम्प्रति अध्यक्षानुमित्या अस्य कार्यक्रमस्य आरम्भः भवेत् इति अस्ति निवेदनं। डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदय। अस्तु महोदय, धन्यवादः। श्रीराम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। अस्तु, सर्वप्रथमं नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। अद्य पंचमे दिवसे सायंकालीन सत्रे वयं सम्प्राप्ताः 18 विद्यास्थानानि 64 कला विधे वैदेः सम्बलिताः देवफलकाश्रिता इयं संगोष्ठी प्रचलिता अस्ति। अद्यतनीयाः मुख्यातिथयः अपि च बीजवक्ताराः सन्ति। संस्कृत संसारे मुकुटमणि इव राराजमानाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य माननीयाः कुलपतयः प्रोफेसर श्रीनिवासवर् खेडीवर्याः एवमेव सारस्वतातिथि रूपेण तथा प्रथम सत्रीय अध्यक्ष रूपेण संप्राप्ताः सन्ति हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह महाभागाः। तथैव सारस्वतातिथयाः सन्ति पाणिनीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र महाभागाः। अस्य महनीय सत्रस्य आध्यक्ष्यं निर्वहन्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः कुशल प्रशासकाः मान्याः प्रोफेसर मुरली कृष्ण महोदयाः। आमंत्रित वक्तृरूपेण समागताः सन्ति महायोगी गुरु गोरक्ष पीठस्थ सहायक निदेशिका डॉक्टर सोनल सिंह महोदया। एतेभ्यो एताभ्याश्च सादरं वंदनम्। सर्वप्रथमं परंपरानुसारं वैदिकं मंगलम् आचरति काण्वसाखीयः खेमराज शर्मः महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ऋषिगण वन्द्य सच्चिदानन्दात्मन्न यजुर्वेद प्रिय यजुर्वेदकाण्डशाखा सेवाम् अवधारय। जगन्नाथं महाविष्णुं बलभद्रं सदाशिवं सुभद्रां ब्रह्मशक्तिं च प्रणमामि पुनः पुनः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोतस्तनोभिर्व्याशेम देवहि संयतायुः
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मधुवातावृतायते मधुक्षरन्ति सिन्धावः माद्भिर्नः सन्पोषाभिः मधुनक्तामुतोषसो मधुमत्पार्थिवत्वो रजाः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्याः माद्भिर्गावो भवन्तु नः विश्वानि देव सवितत्वरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव विष्णोः कर्माणि कर्माणि विष्णोर्विष्णोः कर्माणि कर्माणि पश्यत पश्यत कर्माणि कर्माणि पश्यत पश्यत यतो यतः पश्यत पश्यत यताः यतो व्रतानि व्रतानि यतो यतो व्रतानि व्रतानि पस्पशे पस्पशे व्रतानि व्रतानि पस्पशे पस्पश इति पस्पशे इन्द्रस्य युज्यो युज्य इन्द्रस्येन्द्रस्य युज्याः युज्य सखा सखा युज्यो युज्य सखा सखेति सखा हरिः ओम्। धन्यवादाः। सम्प्रति लौकिकमङ्गलम् आचरति डॉक्टर सागरिकः। सर्वेभ्यो गुरुप्रवरेभ्यो नमो नमः। शुभ सायं लौकिकमङ्गलाचरणं सरस्वती वन्दना। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदा जाड्यान्धकारपहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा बुद्धिप्रदां शारदा बुद्धिप्रदां शारदा। नमो नमः। धन्यवादः। बहुशः धन्यवादाः। भारतीय संस्कृतौ गृहे अतिथीनाम् आगमनं सौभाग्यदं भवति इति धिया कार्यक्रमस्य संरक्षकाः जाह्नवी संस्कृति शोधपत्रिकायाः मुख्य संपादकाः डॉक्टर सदानंद झा महाभागा अतिथीनां स्वागताय
सादरं समनुरुध्यन्ते डॉक्टर सदानंद झा महाभागा। श्रूयते। ध्वनि श्रूयते न वा? आम् आम् श्रूयते। तव करकमलस्थां स्फाटिकीमक्षमालां नखकिरणविभिन्नां दारिमी बीजबुद्ध्या प्रतिपदमनुसर्तुं येन कीरो निषिद्धः स भवतु मम भूत्यै पाणिते मंदहास। मान्यमान्या जाह्नवी पत्रिकाया लोकार्पण करता रहा विश्व विस्तृत वैदूष्य मंडिता केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी महाभागा एवमेव अस्याः संगोष्ठ्याः संस्कृत अंतरराष्ट्रीय संस्कृत वेबिनार संगोष्ठ्या अध्यक्ष पद ममलं कुर्वन्तः तत्र भवन्तः श्रीमन्तः प्रोफेसर मुरली कृष्ण महाभागा अस्मत् कुलसचिवा केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य एवमेव अत्र सारस्वता तिथित्वेन विराजमाना गर्भावस्थ केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपतयः मान्य प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह महाभागा एवमेव सारस्वता अतिथि रूपेण समुपस्थिता मान्य उज्जैनस्थ पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य समादरणीय प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र महाभागा अत्र बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्ष मान्य सकल कार्यक्रमस्य अभिभावक संरक्षक प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह महाभागा एवमेव अत्र आमंत्रिता अतिथयः अत्र केंद्रीय विश्वविद्यालयस्य अगरतला परिसरस्य निदेशक प्रोफेसर मखिलेश कुमार उपाध्याय महाभागा एवमेव अत्र डॉक्टर कुलदीप शुक्ल डॉक्टर सोनल सिंह सागरिका भट्टाचार्य अन्ये अंतर्जालीय माध्यमेन समुपस्थिता विद्वांस प्रतिभागिनश्च अत्र समुपस्थितानां विबुध बुधबंदित चरणानां आचार्याणां हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहरामि येषां दर्शनमपि पुण्यप्रदं भवति। अस्मत्कृते प्रमोदावसरः विद्यते यत् विश्वस्य प्रथमान्तर्जालीय पत्रिकायाः जाह्नव्या 58 अंकस्य लोकार्पण कार्यक्रमः समारब्धः विद्यते। इयं पत्रिका 15 वर्षादधिक कालात् निरवच्छिन्न रूपेण सारस्वत रंगस्थले विराजमाना नृत्यमाना विद्यमाना च वर्तते। अस्याः लोकार्पण कर्तॄणाम् अंतरराष्ट्रीय ख्यातिलब्ध विदुषां प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी महाभागानां करकमलाभ्यां निर्धारितः एतदर्थं नृत्यति मे मनः। अत्र विशेषेण अस्मत् सौभाग्यवशात् प्राशासनिक कार्ये व्यस्ततयापि आचार्य चरणे कुलपति महोदये लोकार्पण कार्यक्रम हेतवे स्वीकृति प्रदत्ता। एतदर्थं तान् प्रति सादरं वन्दामहे वयं सकल जाह्नवी परिवाराः। एतेषां महाविदुषां कुलपतीनां वर्णनं दिवाकरस्य दीपदर्शनमेव भविष्यति। समये समये लोकानुग्रहाय सतपथ प्रदर्शनाय ज्ञान लोचन दानाय शांति स्थापनाय च एतादृक्षां
महाविदुषां प्रादुर्भावं विदधतीयं रत्नगर्भ भारत भूमि विश्व उपकुर्वतीं स्वां ख्यापयति समस्मिन् विश्वस्मिन् जानन्त्येव सर्वे शास्त्र रसिका। अतः स्तां प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी वर्जान् आचार्यान् सादरं वन्दामहे। अत्र समुपस्थितानां विशिष्ट विदुषां समेषां हार्दं हार्दं स्वागतं याहरामि। अत्र कालस्य सीमा वर्तते, एतदर्थं स्वागतं स्तवनं वन्दनं एतेषां समुपस्थितानां विशिष्ट विदुषां हार्दं हार्दं स्वागतं करोमि। अतः परम् अत्र कालिदासीय वचनं पद्यं श्रावयित्वा विरमामि। प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनं स्वागतं व्याहरामि। अतः पुनः पुनः हार्दं हार्दं स्वागतं वयं कुर्मः। प्रणमामि। धन्यवादाः मान्याः। कार्यक्रमस्य जाह्नवी पत्रिकायाश्च परिचयार्थं कार्यक्रमस्य अस्य निर्देशकाः सादरं समाहूयन्ते। मान्याः। धन्यवादाः। दीनबन्धुं गुरुं नौमि सर्वशास्त्र विशारदं यत्कृपालेशतः प्राप्ता मया विद्या अति दुर्लभा। अत्र समुपस्थिताः सर्वे सुधीजनाः, अस्मत् अभिभावकाः, अध्यक्षाः, मुख्यातिथयः, सारस्वतातिथयः, अपरे विद्वांसः, सर्वे अत्र समुपस्थिताः सन्ति इति अस्मत् सौभाग्याय एव वर्तते खलु। अतो सर्वेभ्यो नमः इति वाग्वचोभिः अहम् एकतन्त्रेण प्रणाम विधाय कार्यक्रमस्य या रूपरेखा अस्ति, कार्यक्रमस्य यत् चिन्तनम् अस्ति, कार्यक्रम संदर्भे यत् किमपि अस्मदीयं चिन्तनं विहितम् अस्ति तत्सर्वम् अत्र सामान्येन साकल्येन अत्र अहं समुपस्थापयामि। अत्र भिन्न भिन्न देशात् भिन्न भिन्न प्रदेशात् अत्र जनाः प्रतिभागिनः सन्ति इति धिया अहं राष्ट्रभाषायामेव अत्र अहं समुपस्थापनं करोमि। ये जो कार्यक्रम है जुलाई 2019 में यह चिंतन किया गया जो कि इस तरह से एक वेबिनार किया जाए। यह उस समय की बात है जिस समय में वेबिनार टर्म से हम सभी संस्कृत जगत सामान्य रूप से अपरिचित थे, और मुझे इसका एक ध्यान आता है जब पेपर के लिए दिया गया था तो ये हुआ जो वेबिनार क्या होता है। खैर, अप्रैल 2020 में प्रथम वेबिनार आयोजन हुआ और हम लोगों के एक सामान्य जो प्रयास रहा, उस प्रयास से एक चिंतन मन में आया जो नहीं, इस तरह का कार्य अगर होता है तो हम वैश्विक पटल पर संस्कृत के जो गूढ़तम बिंदु हैं, गूढ़तम जो शास्त्र हैं, जिनको सामान्य रूप से अब धीरे धीरे हम लोग भूलते जा रहे हैं, उनको जनसामान्य तक लाया जा सकता है कि कितने महत्वपूर्ण विद्वान सब हैं जो अपनी वक्तव्य के माध्यम से अपने कृतियों को स्पष्ट करते हुए अपनी कृतियों को वैश्विक क्षितिज पर ला करके समाज के लिए उपादेय हो सकते हैं। इस दृष्टि से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया और निरंतर यह कार्यक्रम होता रहा। हर एक वर्ष इसका थीम अलग रहा है। इस बार जो थीम है वह है अष्टादश विद्यास्थान, चतुष्षष्ठी कला और विदेह वैदेही। विदेह वैदेही का अभिप्राय यहाँ पर ये लिया जा रहा है क्योंकि IKS के संदर्भ में जो भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उसके संदर्भ में महिलाओं का जो योगदान रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है, उसी पर चर्चा है। इसके अतिरिक्त इसमें और स्त्री विमर्श का अन्य कोई प्रभाग नहीं दिया गया है। यह अलग अलग विश्वविद्यालयों, अलग अलग संस्थाओं के सहयोग से यह कार्यक्रम चलता रहा है आज तक। और
मूल रूप से इसके जो बीबीएयू सहित अन्य जो संस्था हैं उनके सहयोग से यह निर्धारित किया गया कि इस बार जो कार्यक्रम हो वह 5 सितंबर अर्थात शिक्षक दिवस से प्रारंभ करके 11 सितंबर तक के लिए होगा। इसमें एक दृष्टि और यह भी रखी गई जो कि आचार्य तुलानंद झा एवं आचार्य देवानंद झा, ये 2 महनीय विद्वान जो रहे हैं, उनकी स्मृति ग्रंथ का भी प्रकाशन होना था, तो उसको भी इससे जोड़ करके देखा गया और इस तरह कार्यक्रम को निर्धारित किया गया कि 5 सितंबर से प्रारंभ किया जाए। इस तरह 5 सितंबर को कार्यक्रम प्रारंभ होता है। यह 2 सत्रों में प्रत्येक दिन चलता रहा है। प्रथम सत्र प्रातःकालीन, उसके बाद सायंकालीन 2 सत्र निरंतर रहे। प्रातःकालीन सत्रों में शोध पत्र का वाचन रखा गया, जिसमें कि अलग अलग दिन अलग अलग विद्वान जो हैं, ये इसमें मुख्य अतिथि सारस्वत अतिथि अध्यक्ष एवं सहाध्यक्ष के रूप में रहे और कुछ आमंत्रित वक्ता रहे। ये प्रातःकालीन सत्र में अधिकांश आमंत्रित वक्ता को रखा गया है। इसी तरह निरंतर 5 तारीख से लेकर के लगातार आज हम लोग 5वें दिवस में पहुंचे हैं और अलग अलग संस्थाओं के जो संस्था प्रमुख हैं उनका प्रोत्साहन हमें मिला है। आज जो हमारे समक्ष हैं हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के, गढ़वाल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, जो आप अलग अलग क्षेत्रों में सिद्धहस्त रहे हैं, विविध प्रशासनिक विविध अकादमिक दायित्वों का निर्वहन कर आप वर्तमान में गढ़वाल विश्वविद्यालय को अपनी मेधा से उसको उत्कर्ष पर ले जाने के लिए आप सन्नद्ध हैं। इसी तरह हमारे जो अभिभावक हैं, पूर्ण रूप से, मैं अभिभावक इसलिए कहता हूं क्योंकि जिस समय मैं पूर्ण रूप से एक विच्छिन्न शाखा के रूप में था, उस समय में भी आपने हमें उसी तरह पोषण किया था और उसी का प्रतिफल है जो कि आज मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष हूँ। तो ऐसे अभिभावक जो हमारे हैं उनको हम विशेष रूप से आज यहाँ पर पा करके निश्चित रूप से अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। इसी तरह पाणिनि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हैं, साथ ही साथ हमारे अनन्य बहुत वरिष्ठ हैं लेकिन अनन्य मित्र हमारे रहे हैं कुलसचिव महोदय, एकदम सरल विनीत, जो प्रशासन जगत में रहते हुए भी इतना बेहतर तरह से आपको व्यक्ति के रूप में दिखेंगे, यह इनका एक अपना वैशिष्ट्य है। इसी तरह निरंतर यह कार्यक्रम अलग अलग सत्रों में अलग अलग 3 प्रभागों को अलग अलग बांट करके रखा गया और अंततः जो इसका समापन सत्र है, इसमें एक विशेष रहा जो कि स्त्री विमर्श, जैसे कल था केवल स्त्री विमर्श को लेकर के चर्चा की गई थी, विदेह वैदेही को लेकर के, और प्रारंभिक जो रहे थे चतुष्षष्टि कला को लेकर के, और अभी जो वैलिडिक्टरी सेशन जो उस दिन रहेगा 11 को, यह केवल वैदेशिक जितने भी हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह रखा गया है। साथ साथ उस दिन हमारे कुलपति महोदय सुमन केएस महोदय, साथ ही साथ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति के कुलपति महोदय आदि सभी हमें आशीर्वचन के लिए रहेंगे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यह जो कार्यक्रम है इसका एक वैशिष्ट्य यह भी है कि यहाँ पर आप देखेंगे जो कि एक जितना भी यहाँ पर संगोष्ठी में जो भी हो रहा है कार्यक्रम, उसका सभी ऑन रिकॉर्ड एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जो आपको यूट्यूब पर प्रत्येक दिन का जो जिस तरह हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो सभी यथावत वहां पर समुपस्थित किया जाता है, प्रत्येक दिन का आपको उपलब्ध रहेगा। साथ ही साथ वेबसाइट इसका तैयार किया गया है जिसमें कि आपको प्रत्येक विषय वस्तु के बारे में यहाँ पर जानकारी यहाँ पर रहेगी, डे बाय डे जितने भी हैं सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है। और साथ ही साथ इसका जो प्रकाशन जो है स्मृति ग्रंथ के रूप में होना है। मैंने कुछ अधिक समय लिया क्योंकि यह बताना आवश्यक था, क्योंकि इसी पर सब कुछ टिका हुआ था। इसी के साथ सभी को पुनः एक बार प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवादः महोदय। कार्यक्रमस्य विषयोपस्थापनं
प्रस्तुतवन्ति एकलव्य परिसरस्य मान्याः निदेशकाः प्रोफेसर् मक्लीस् कुमार उपाध्याय महाभागाः तान् सादरं सम्प्रार्थये। यत्कीर्तनं यतस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। जाह्नवी पत्रिका द्वारा क्रियमाणे अस्मिन् अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार मध्ये अद्य पंचमे दिवसे सायंकालीने सत्रे जाह्नवी ई पत्रिकायाः 58 अंकस्य लोकार्पणकर्तारः संस्कृतस्य क्रान्तिकारिणः संस्कृत जगतः क्रान्तिकारिणः आदरणीयाः आचार्याः बरखेडी महोदयाः अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिताः विद्यमानाः पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आदरणीयाः प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र महोदयाः हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालयस्य आदरणीयाः कुलपतयः प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह महोदयाः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः आदरणीयाः प्रोफेसर मुरली कृष्ण महोदयाः कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः जाह्नवी ई पत्रिकायाः संरक्षकाः मुख्य संपादकाः आदरणीयाः डॉक्टर सदानंद झा महोदयाः कार्यक्रमस्य आयोजकाः आदरणीयाः डॉक्टर विपिन झा महोदयाः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य संकायाध्यक्षाः आदरणीयाः रिपुसूदन सिंह महोदयाः उपस्थिताः भासी पटले अन्ये शोधकर्तारः विद्वांसः भवन्तः जानन्ति यथा अस्मिन् कार्यक्रमे मम दायित्वं वर्तते विषयोपस्थापनस्य। वस्तुतः आभासीय पटले अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार मध्ये यह विषयः स्वीकृतः वर्तते सः विषयः भवति अष्टादश विद्यास्थानं चतुष्षष्टि कला विदेह वैदेही इति विषयम् अधिकृत्य वेबिनार जायमानम् अस्ति। वस्तुतः अस्माकं दायित्वम् अत्र दीयमानं दायित्वम् अस्ति अष्टादश विद्यास्थानं। वस्तुतः अष्टादश विद्यास्थान अस्माकं शास्त्रं वेदातः एव प्रारभ्यते। अस्माकं शास्त्रेषु चतुर्दश विद्यास्थानानां महत्वपूर्णं वर्णनं प्राप्यते। प्रायः गुरुकुले शिष्याः चतुर्दश विद्याम् अवश्यमेव अधीयमानाः आसन्। यथा अस्माभिः प्राप्यते कौत्सः स्वगुरुणा चतुर्दश विद्यां प्राप्तवान्। दक्षिणाकाले सः चतुर्दश रत्नम् आनीय दत्तवान्। सा अन्या कथा। चतुर्दश विद्यास्थानं भवति। शास्त्रेषु एतस्य वर्णनं वर्तते। वस्तुतः पुराणेषु अस्माकं यद् विष्णुपुराणं भवति, विष्णुपुराणे तृतीये अंशे स्पष्टम् उद्घोषितं वर्तते अंगानि वेदाश्चत्वारः मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या हेता चतुर्दशः। चत्वारः वेदाः षडंगानि मीमांसा न्यायशास्त्रं
पुराणशास्त्रं पुराणं धर्मशास्त्रं च इति 14 विद्यास्थानानि भवन्ति। तत्र 18 विद्यास्थान चतुर्वेदानां यद् उपवेदं भवति, उपवेदाः भवन्ति, तद् भवति एकस्य वेदस्य एकः उपवेदः आयुर्वेदो, तत्रैव लिखितम् अस्ति विष्णुपुराणे, आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चैव ते त्रयः, अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टादशैव ताः। आयुर्वेदं यजुर्वेदस्य ऋग्वेदस्य यद् उपवेदः वर्तते सः आयुर्वेदः, शुक्ल यजुर्वेदस्य यद् उपवेदः अस्ति धनुर्वेदः, सामवेदस्य यः उपवेदः भवति तद् भवति गन्धर्ववेदः, और अथर्ववेदस्य यद् उपवेदम् अस्ति तद् अर्थशास्त्रम् अथवा स्थापत्यवेदः। एवमेव प्रकारेण तत्र वायवीवे पुराणे वायुपुराणे अपि 18 विद्यास्थानस्य चर्चा अस्ति। तत्रैव सः एव श्लोकः अस्ति, आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेत्यनुक्रमात् अंगानि वेदाः चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या हेता 14। परंतु द्वितीयः यः श्लोकः तत्र वर्तते किंचित् परिवर्तनम्, आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेत्यनुक्रमात् अर्थशास्त्रं परं तस्मात् विद्या त्वष्टादश स्मृताः। तत्रापि आयुर्वेदः धनुर्वेदः गान्धर्ववेदः और अर्थशास्त्रम् अथवा स्थापत्यवेदः, एवमेव प्रकारेण विद्यायाः 18 स्थानानि भवन्ति। एतेषाम् 18 विद्यास्थानानाम् अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरायां महत् महत्वं वर्तते। एतेषाम् अध्ययनेन अत्र यद् नैतिकं मूल्यं यद् किमपि वर्णितं वर्तते तेषाम् अस्ति आवश्यकता। अतः एतादृशं यद् अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार मध्ये आदरणीयैः विपिन झा महोदयैः एतादृशम् आयोजनम् आभासी पटल माध्यमेन कृतं वर्तते। अत्र विद्वांसः स्वकीयं शोधपत्राणि पठन्ति प्रस्तुन्वन्ति। अतः निश्चितमेव 18 विद्यास्थानेषु विद्यमानं ज्ञानं समाजस्य पुरतः समागमिष्यति, तेन समाजस्य बहुविधं कल्याणं भविष्यति। अस्माकं राष्ट्रस्य यद् उद्देश्यं वर्तते, अस्माकं भारतं विकसितं भारतं भवेत्, तद् निश्चितमेव भविष्यति। अतः बहु कालं न स्वीकरिष्यामि। बहवः वक्तारः अत्र सन्ति। अस्माकं तु 18 विद्यास्थानस्य विषयोपस्थापनं दायित्वम् अस्ति। अतः एवमेव प्रकारेण 18 विद्यास्थानेषु वेदानां महत् महत्वम् अस्ति। तत्र साक्षात् स्पष्टम् अस्ति, वेद प्रणहितो धर्मः, वेद प्रणहितो धर्मः ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेद शास्त्रेण यत् किमपि व्यवस्थापितं, वेदेषु यत् किमपि प्रतिपादितम् अस्ति तदेव धर्मः वर्तते, अधर्मस्तु तद्विपर्ययः। एवमेव प्रकारेण विविध शास्त्राणाम् अत्र अस्मिन् आभासीय पटले चर्चा भवति। अतः सर्वेभ्यः सर्वान् प्रति स्वप्रणामाञ्जलिं निवेद्य अत्रैव विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमो नमः। धन्यवादाः मान्याः। भवद्भिः सारतथ्यं समुपस्थाय अस्मान् उपकृतवन्तः, अतो धन्यवादाः। सम्प्रति वेला वर्तते जाह्नवी ई-शोधपत्रिकायाः 58 अङ्कस्य लोकार्पणाय। मुख्यातिथिं प्रोफेसर श्रीनिवास वर्खेड़ी महाभागान् सादरं सश्रद्धं सभक्तिकं सम्प्रार्थये लोकार्पणार्थम् अनुमतिं प्रदानाय। मान्याः। ओंकारेण अस्याः पत्रिकायाः उद्घाटनं जातम् इति उद्घोषयामि। अस्तु महोदय, एवं प्रकारेण अत्र क्लिक् माध्यमेन पत्रिकायाः लोकार्पणं जायमानं वर्तते खलु।
अष्टपञ्चाशत् अङ्कस्य अत्र ये आलेखाः सम्प्राप्ताः सन्ति तत्र प्रामुख्येन अत्र आहत्य 13 अत्र आलेखाः सन्ति। अस्तु, दीपिका महाभागा। महोदय, सम्प्रति मुख्यातिथीनाम् अनुमतिपूर्वकं पत्रिकायाः लोकार्पणं जायते। सम्प्रति मुख्यातिथीनाम् आशीर्वचनं भवेत् इति सम्प्रार्थये। मान्याः सर्वेभ्यः अन्तर्जालमाध्यमेन सम्पृक्तेभ्यः स्वस्थाने उपस्थितेभ्यः विद्वद्भ्यः प्रणामान् विनिवेद्य अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत गोष्ठ्याम् उपस्थितानां समेषां बन्धूनां 18 विद्यास्थानान्यधिकृत्य शोधपत्राणि अत्र प्रस्तुतानि इति मया ज्ञातम्। आयोजकानाम् उत्साहस्य कृते मदीयाः शुभकामनाः। जाह्नवी पत्रिकायाः नैकानि प्रकाशनानि मया पूर्वम् अवलोकितानि। ई जर्नल मुखेन अन्तर्जालमाध्यमेन अस्याः पत्रिकायाः प्रकाशनं क्रियते। तेन बहवः विद्वांसः युवानः उपकृताः जाताः। अनेन माध्यमेन विद्यापि आरादपि रक्षिता भवति। जनाः दूरादेव पत्रिकां स्वीकर्तुं प्रभवन्ति इति डिजिटल युगे आरम्भतः एव जाह्नवी द्वारा एतादृश प्रकाशनोद्यमः कृतः इति सम्पादकसहितान् सर्वानपि जाह्नवी बन्धून् अहम् अभिनन्दामि। अद्य मुख्यविषयत्वेन 18 विद्यास्थानानि स्वीकृतानि। 64 कलाः अपि अत्र संयुक्ताः। एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्कर्ष में नारी का योगदान इतीमं विषयम् अधिकृत्यापि अत्र चर्चा प्रचलति। अहम् अत्यन्तं प्रसन्नोऽस्मि यत् भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्कर्ष में सबका योगदान होता ही है, लेकिन विशेष रूप से नारी समुदाय का योगदान के बारे में जो चर्चा चल रही है, इसके द्वारा मुझे लगता है कि अनेक हम जो जिस विषय में हमारा ज्ञान नहीं है वो भी यहाँ हमारे सामने उपस्थित होंगे। तो उन विषयों के बारे में मुझे लगता है कि वो ज्ञात विषय जो है वो भी अज्ञात विषय का ज्ञान भी होना चाहिए। उसी तरह जिस विषय में शोध कार्य होना चाहिए वो भी एक चिन्हित होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो शोध छात्र शोध करना चाहते हैं, शोध करने के लिए कुछ दिशा निर्देश मिले, ताकि उसके विषय में वो चर्चा करें और शोध कार्य करें। हमने ऐसे बहुत सारे ज्ञात और अज्ञात कवियत्री और शास्त्र विदुषियों को हमने सुना है, देखा है, लेकिन उसके बारे में स्पष्ट रूप से विस्तार से जो हमारे सामने विषय उपस्थापन करना है वो नहीं हुआ है। इस दृष्टि से इस विषय पर यहाँ ऑनलाइन माध्यम से चर्चा करना बहुत उचित है। 18 विद्यास्थानानि एवं 64 कलाश्च अधिकृत्य बहवः संगोष्ठ्यः संजाताः एव, परन्तु अस्मिन् नवीने युगे अमीषां विद्यास्थानानां कीदृशं
उपस्थापनं करणीयमिति विषये अवश्यं चर्चा करणीया। तत्र साक्षादेव एकैकस्यापि प्रत्येकं विद्यास्थानस्य कुत्र विनियोगः इति विषये अवश्यमेव जनाः चिन्तयेयुः। केवलं सामान्यरूपेण एतेषां विद्यास्थानानां परिचयमात्रेण महत्प्रयोजनं न स्यात्, अथवा परिचये कारितेपि तस्य प्रयोजनं छात्राणामेव भवेत्, सामान्यजनानामपि अवश्यं भवत्येव। परन्तु परिचितविद्यानां कथम् एतासां विद्यानाम् अद्यत्वे विनियोगः, कुत्र विनियोगः, केन रूपेण विनियोगः इत्यस्मिन् विषये स्पष्टता इतोपि अपेक्षिता अस्ति। वस्तुतस्तु IKS इति नाम्ना प्रथितस्य अस्य नूतनस्य क्षेत्रस्य विषये जनाः सहजतया आकृष्टाः सन्ति, सहजतया जनाः उत्सुकाः जिज्ञासवश्च विद्यन्ते। ये च जिज्ञासवः ते सर्वेपि किंचित पुस्तकमुखेन वा ऑनलाइन द्वारा कृतैः व्याख्यानैर्वा ते अवगच्छन्त्येव। अतः संस्कृतज्ञानम् अत्र किं कार्यम्? सेकेंडरी सोर्सेस तो लेकर बहुत लोग अपना विषय पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, व्याख्यान भी करते हैं। तो संस्कृत विद्वानों का क्या कार्य है? वो ये कार्य होना चाहिए, केवल यहाँ जो विषय है उस विषय का प्रतिपादन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। उसके लिए काफी सामग्री उपलब्ध है, लोग उसको जानकारी स्वयं लेते हैं। तो जिनको जानकारी है वो तो सब लोगों को बताते भी है, उतना कार्य सब कर सकते हैं। इसलिए संस्कृत विशेष रूप से जो ग्रंथाध्ययन कर सकते हैं, जो ग्रंथ का मूल ग्रंथों का स्वयं अध्ययन कर सकते हैं, उनका विनियोग ऐसे होगा, उनको आज के नया युग की समस्याएं क्या है, उनमें किस तरह का विषय चाहिए, उस विषय को जानते हुए, जैसे सागर में जो रत्न ग्रहण करने वाला होता है, वो सागर के अंदर प्रवेश करते हुए, गंभीर स्थान में प्रवेश करते हुए वहां से जो वस्तु चाहिए उस वस्तु को लेके आता है। ऐसे गहन अवगाहन करने के जिसकी क्षमता है, उनका कार्य ऐसा होना चाहिए, रत्नान्वेषी होना चाहिए। नहीं तो सब लोग जैसे सागर का तरण करते हैं, ऊपरी भाग में विहार करते हैं, ऐसे सब लोग करते हैं, तो आपका क्या विशेषता है? श्रद्धेय कुलपति श्री आचार्य श्री प्रकाश सिंह जी यहाँ उपस्थित है, तो मैं उनके सामने ही बोलने वाला हूँ। IKS के नाम से जो बाकी लोग बोलते हैं वही बात संस्कृत के अध्यापक भी, छात्र भी बोलना शुरू किया। तो विशेषता क्या है? तो आपका यदि अध्ययन गंभीर है तो आपको सागर के नीचे तल तक जाना होगा, रत्न लेके आना होगा। तो अपेक्षा ये है संस्कृत विद्वानों के पक्ष में, अपेक्षा ये करते हैं समाज, जो आपको रत्नान्वेषी हो, रत्न लेकर आ जाओ। तो ऊपर का कोई है मुझे मत बताओ, क्योंकि वो तो हमको भी पता है। तो इसलिए केवल अनुवाद मात्र से, केवल कुछ ऊपर के विषयों के बारे में बोधन मात्र से संस्कृत विद्वानों का कार्य पूर्ण नहीं होगा, अपेक्षा भी पूर्ण नहीं होगी। तो इसलिए अपेक्षा, समाज का अपेक्षा ये है कि ये गहन अध्ययन में जो रत्न जैसा विषय होता है उसको लेके आना है, उसके लिए काफी परिश्रम करना होगा। इसलिए अष्टादश विद्यास्थान में हम आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, इस तरह का बात करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। मेरा वचन थोड़ा कठोर लगेगा, लेकिन वास्तव सत्य है। जैसे मैंने आज ही एक पुस्तक का अध्ययन कर रहा था, कल मैंने उस विषय पर बात कर रहा था। रामायण में धर्म के बारे में नहीं बोला गया है। हमने कहा रामायण तो धर्म सब जगह में है, रामायण में मर्यादा के बारे में बोला गया है। तो मर्यादा, इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो धर्म में मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। धर्म सब जानते हैं, लेकिन मर्यादा कम लोग जानते हैं। भारत ने ऐसा एक
कॉन्सेप्ट को दुनिया को सिखाया है वो मर्यादा है। तो इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो अभी मर्यादा के बारे में ढूंढो, रामायण में रामा मर्यादा कहाँ मिलती है। तो इस तरह हमें हर एक विषय में अंदर तक जाकर ढूंढना होगा, रत्न को लेके आना होगा, तभी हमारे बात को, संस्कृत विद्वानों के बात को समाज सुनता है। तो अष्टादश विद्यास्थान के प्रति ऐसा एक गंभीर अध्ययन यहाँ के शोध छात्र करे, हम भी प्रसन्न हो जाएंगे और समाज भी प्रसन्न हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ। इस तरह का जो विद्वान लोग मिलकर आयोजन करने से, मथन से काफी कुछ नया विषय निकलता है। तो मॉडर्न युग के अनुकूल जिनको उस तरह के विषय चाहिए, उस तरह विषय को मॉडल करके बताने का एक नया प्रयास हमारे शोध छात्र करें। इन्हीं आशा के साथ मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आपको सबको बधाई, नमस्कार, प्रणाम। धन्यवादाः मान्याः। श्रीमताम् आशीर्वचोभिः वयं कृतकृत्याः। यथा जाह्नवी स्नानेन सकलपापनाशो जायते, तथैव श्रीनिवासानुग्रहेण सकलतापोनाशो जायते। अस्तु, अग्रे सरामः। सम्प्रति हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदय से मैं यहाँ निवेदन करती हूँ कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। माननीय महोदय। धन्यवाद दीपिका। आचार्य वरखेड़ी जी के बाद बोलना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। आचार्यवर ने तो सूक्त वाक्य में ही क्या कहा वो हम सबने सुना। फिर भी एक अध्यक्षीय परंपरा है, उसका निर्वहन करते हुए मैं कुछ बातें कहूंगा। आचार्य रूपसूदन सिंह जी का, प्रोफेसर बरखेड़ी जी का, डॉक्टर अंकित कुमार झा का जो जाह्नवी पत्रिका के माननीय संपादक हैं, शिवशंकर जी का जो पाणिनि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं, प्रोफेसर मखलेश कुमार जी का, प्रोफेसर मुरली जी का और सभी सहभागियों का इस कार्यक्रम में अभिनंदन है कि आपने एक सुंदर मंच विचार विमर्श के लिए सजाया है। आचार्य वरखेड़ी जी ने तो बहुत सहजता से संस्कृत के आचार्यों को, संस्कृत के विद्यार्थियों को उनका जो महनीय कार्य है, उनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वो हमारे समक्ष रखा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, उसका दर्शन, उसका बोध हजारों हजारों साल पुराना है। बहुत खूबसूरती से आचार्यवर ने कहा कि वाल्मीकि कृत रामायण में मर्यादा की चर्चा होती है। मैं उसमें जोड़ता हूं, महाभारत के प्रत्येक सर्ग में धर्म की चर्चा है, धर्म के तमाम अवयवों की चर्चा है। और गीता के शुभारंभ में ही भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। यानी भारत में जब जब भी धर्म की हानि होगी तब भगवान का स्वरूप हमको इस रूप में मिलेगा। अभी जो श्लोक है इसमें भारत शब्द आ रहा है। बरखेड़ी जी जानते हैं कि मैं इंडिया की जगह भारत शब्द का अनुगामी हूं, उसका बार बार आग्रह करता हूं। और जब आईकेएस कहा गया तो मुझे लगा कि शायद हम लोगों ने आईकेएस शब्द को बहुप्रचारित करके कहीं न कहीं जो भारत का भाव बोध है उसके साथ ही अन्याय कर दिया। दूसरी बात हमने कह दी, सिस्टम्स, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। मेरा मानना है
कि ज्ञान का कोई सिस्टम नहीं होता है, ज्ञान का प्रवाह होता है और ज्ञान की संपदा होती है। तो होना तो ये चाहिए था कि भारतीय ज्ञान संपदा के रूप में इसका उद्बोधन होना चाहिए था। और मैं तो जहां जहां अपने विद्यार्थियों को कह पाता हूं यही कहता हूं कि आप भारतीय ज्ञान संपदा शब्द का उपयोग करें। जहां IKS लिखना है वहां पर आप भारत शब्द लिखें, संवैधानिक रूप से उतना ही उपयुक्त है। ज्ञान और नॉलेज में फर्क होता है। नोइंग समथिंग इज नॉट अ नॉलेज। नॉलेज शब्द की व्युत्पत्ति जो नोइंग से है, नोइंग समथिंग इज नॉट नॉलेज, देन व्हाट नॉलेज इज? जो ज्ञान है वो फिर क्या है? ज्ञान अनुभूति से, यानी आपका अध्ययन है, अध्ययन के साथ अनुभूति है और उस अनुभूति की वैचारिक अभिव्यक्ति है। और वह वैचारिक अभिव्यक्ति एक व्यक्ति के रूप में मेरे जीवन में, आचार्य वरखेड़ी जी के जीवन में या शिव शंकर जी के जीवन में रिपुसूदन जी के वार्तालाप क्रम में दिखेगी। लेकिन वह तब तक अस्तुत्य नहीं होती, तब तक स्वीकार्य नहीं होती जब तक समाज जीवन लोक आचार में उसको स्वीकार नहीं करता। तो अध्ययन, अध्ययन की अनुभूति, अध्ययन की वैचारिक अभिव्यक्ति, और वह वैचारिक अभिव्यक्ति जब समाज स्वीकार कर लेता है, लोकाचार में पहुंच जाता है, तब वह ज्ञान का स्वरूप ले लेता है। और ज्ञान बहुत खूबसूरत सूक्त है, संस्कृत का ही है, एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। यानी सत्य तो एक ही है जिसको तमाम ज्ञानी लोग, पांडित्य से प्रेरक लोग उसको अपनी अपनी तरह से व्याख्यायित करते हैं। लेकिन वह व्याख्या अनुभूतिजनक हो, वैचार्य विभक्ति हो, केंद्रित कहां पर हो? वह युगानुकूल हो, समयानुकूल हो। अगर वो युगानुकूल होती है तो समाज का लाभ करती है, राष्ट्र का लाभ करती है और हम सबके जीवन को परिवर्तित करती है। तो ये जो भारतीय ज्ञान संपदा का विषय है वह हम सबके जीवन को परिवर्तित करने वाला विषय है। कैसे परिवर्तित करेगा? उसके लिए आवश्यक है कि हम जाने कि हम क्या हैं, व्हाट वी आर, हमसे अपेक्षा क्या है। और ये बात जो हमारा विद्वत समाज है उस पर सबसे ज्यादा लागू होती है, क्योंकि विद्वत समाज ही समाज का दिशा निर्देशन करता है। विद्वत समाज के बताए हुए रास्ते पर ही समाज धीरे धीरे अनुगामी बन जाता है। तो हम जो शिक्षा जगत में लोग हैं, खास करके संस्कृत के जो विद्वान हैं, उनकी व्याख्या, भारत की व्याख्या, भारत के बोध की व्याख्या, भारत के ज्ञान परंपरा की व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत अच्छी बात वरखेड़ी साहब ने कही कि जो सामान्य जन में प्रचलित बातें हैं उन्हीं का बार बार उल्लेख करना, उन्हीं का बार बार उद्धरण दे देना या अनुवाद करके कुछ बता देना, उससे लाभ नहीं होने वाला। जैसे एक विद्वान, ब्रिटिश विद्वान ने कहा कि जो अणु की जानकारी है वो मुझे गीता से प्राप्त हुई, और उनके उस उद्बोध को हजारों लाखों विद्वानों ने कोट भी किया। लेकिन वो अणु कैसे गीता में मिला, वो लास्ट पार्टिकल्स कैसे उस गीता का हिस्सा है, उसको बताने का प्रयास नहीं हुआ। एक सामान्य सा सवाल उठता है कि हम क्या थे, क्या हो गए। जब हम क्या थे का प्रश्न खोजते हैं तो हमें राजा दाहिर, जो सिंध के राजा थे, उनके आप जीवन दर्शन को पढ़ेंगे, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ ऐसा उद्घाटित होता है कि जो समाज को चमत्कृत करने वाला है। उदाहरण के तौर पर राजा दाहिर स्वयं तो क्षत्रिय थे, पत्नी ब्राह्मण थी, और खोजने का प्रयास थोड़ा सा मैंने किया वरखेड़ी साहब, तो पता लगा वो रानी लक्ष्मीबाई की कुलीन से थी, उसी
कुलीनता में उसी परिवार की थी। और उनकी बेटियों ने, राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उनकी बेटियों ने बदला लिया। जौहर की प्रथा हमारे समाज में उस समय भी थी। तो पहला सवाल कि वो जो गेट था हमारा भारत का, जिससे अंदर आक्रांता आए, उससे पहले भारत क्या था, राजा दाहिर स्वयं क्या थे, किस संस्कृति के, किस सभ्यता के पोषक थे, और तमाम जिनको हमने कुप्रथाओं में परिभाषित कर लिया, वो ऐसी व्यवस्थाएं उस समाज में भी थी जो आज के समाज में, आज के विद्यार्थियों को प्रचलित रूप में भी ज्ञात नहीं है। तो बातें बहुत सारी की जा सकती हैं। समेटते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ सत्य शाश्वत होते हैं जिनसे हमारा और आपका पाला प्रतिदिन पड़ता है, लेकिन उन सत्यों को यदि हम समसामयिक रूप में परिभाषित कर लें, उनकी व्याख्या उस रूप में कर लें, तो हमारा जो प्राच्य ज्ञान है वह भी आधुनिक हो जाता है। और जो हमारी युवा पीढ़ी कई बार प्राचीन तत्वों पर सवाल उठाती है, वह अपने आप ही वर्तमान में भी लागू हो जाता है। एक छोटी सी घटना सुना के अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत वर्षों, करीब 10-15 वर्ष पहले की बात है, जेएनयू में एक विचार गोष्ठी में मुझे आचार्य कौटिल्य के दर्शन में राष्ट्रबोध तत्व पर कुछ बात रखने का अवसर मिला। तो एक शोध छात्रा ने मुझसे पूछा कि सर, आपने बताया तो बड़ा अच्छा, कहानी बड़ी अच्छी लगी, लेकिन इसका उपयोग क्या है? तो मैंने उस बिटिया से कहा कि बेटा, इसका उपयोग उतना ही है जितना दादा दादी, नाना नानी की ज्ञानवर्धक कहानियां और उनसे मिलने वाले ज्ञान का होता है। अगर आप अरस्तु पढ़ते हो, प्लेटो पढ़ते हो, सोक्रेटिस पढ़ते हो, तो उनके उपयोग के बारे में तो आपने कभी नहीं पूछा। कभी रिपुसूदन जी से क्लास में किसी विद्यार्थी ने ये नहीं पूछा होगा, सर अरिस्टोटल क्यों पढ़ा रहे हो, तो हमारे देश का था ही नहीं। प्लेटो क्यों रटवा रहे हो, ये तो हमारे देश का था ही नहीं। मुझे बाणभट्ट क्यों नहीं पढ़ाया, मुझे पाणिनि क्यों नहीं पढ़ाया, मुझे वाक्य पदियम क्यों नहीं पढ़ाया, मुझे भर्तृहरि के 26 श्लोकों में राजनीति विज्ञान का जो गूढ़ रहस्य वो क्यों नहीं बताया, मुझे कौटिल्य क्यों नहीं बताया। जब ये प्रश्न विद्यार्थी करने लगता है तो एक नए फलक खुलते हैं। ये फलक हमको भी खोलने की जरूरत है। हम लोग सामूहिक प्रयास करते रहेंगे तो भारतीय ज्ञान संपदा जो हजारों हजारों वर्षों से हमारे समाज में संरक्षित है, वो अपने आप ही उजागर हो जाएगी। अंत में एक और बात जो मैक्स मुलर की है, जो व्हाट इंडिया कैन टीच अस, उसकी आखिरी किताब है, उसमें वो लिखता है कि भारत के जो आदि ग्रंथ हैं, ऋग्वेद एंड अदर्स, अगर ये जल भी जाएं, समाप्त भी हो जाएं, तो भारतीय मानस में ये इतने गहरे बैठे हैं कि धीरे धीरे समाज पुनः इनकी संरचना कर लेगा। वह विद्वान जो 56 वर्षों तक भारत के समाज, दर्शन, राजनीति से संबद्ध ग्रंथों का अध्ययन करता रहा, वो बहुत कन्विक्शन के साथ भारतीय समाज पर भरोसा जताता है। हम शायद वो भरोसा धीरे धीरे जता पाए, ऐसी कल्पना करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और बरखेड़ी जी का सानिध्य मिला, मेरी तो शाम जो है वो उत्कृष्ट हो गई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, धन्यवाद धन्यवाद, आपका सुनने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, और अभिनंदन वंदन आप दोनों गुरुजनों को सुनकर हम सभी का चित्त भी आह्लादित हो उठा है। वस्तुतः महोदय, आप जिस देवभूमि से आते हैं, जानवी वहीं से उद्भूत होती है। एवमेव
अपरदेवभूमिप्रदेशात् ये समागताः सन्ति पाणिनिसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर् शिवशङ्करमिश्र महाभागाः तां सश्रद्धं विनिवेदये वक्तव्यनिमित्तम् आदरणीय मान्य बरखेड़ी साहब और सूदन जी, क्षमा चाहता हूँ कि एक गेस्ट आने वाले हाँ हैं। हाँ, प्रणाम 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 ठीक। प्रणाम शिवशंकर जी। धन्यवाद। प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार। ओम नमः श्रीमत् परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सुलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रस्तुत कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में विराजमान संस्कृत एवं संस्कृति के इस युग के मैं समझता हूँ सर्वश्रेष्ठ समुन्नायक, संस्कृत के लिए सब कुछ समर्पित कर संस्कृत के समुन्नयन के लिए चिंता करने वाले हम सभी के आदरणीय प्रोफेसर बरखेड़ी सर, और जिनका अभी हमने बहुत ही सुंदर उद्बोधन सुना, ऐसे आदरणीय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति जी। मेरा इस विश्वविद्यालय से बहुत गहरा संबंध रहा है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज में मैंने लगभग 15 वर्ष अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे ही इस कार्यक्रम में हमारे मित्र जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं गायत्री मुरली कृष्ण जी, इस कार्यक्रम में के जो आयोजक हैं, सभी लोगों को सादर नमस्कार कर रहा हूं, और ऑनलाइन माध्यम से आभासी पटल में जुड़े हुए अन्य सभी जो भी इस कार्यक्रम के अंगभूत हैं, उन्हें सभी को नमस्कार करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यह चर्चा चल रही है, यह ज्ञान सत्र संचालित हो रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो महत्वपूर्ण, अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करें, जिसमें यहाँ पर अष्टादश विद्याओं और चतुष्षष्टि कलाओं के बारे में बहुत महत्वपूर्ण लोगों के विस्तार से व्याख्यान हुए होंगे, अभी भी हो रहे हैं, और यह इसका प्रकाशन भी किया जाना है। यह अत्यंत लाभकारी यह चर्चा महोदय ध्वनि न श्रूयते अत्र। महोदय अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। महोदय अनम्यूट माध्यम है, पर शायद ध्वनि कुछ महोदय नेटवर्क। आदरणीय आचार्य जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ब्लूटूथ उधर कनेक्ट हो गया होगा। महोदय महोदय
आचार्याः मान्य आचार्याः ध्वनि न श्रूयते। कुछ क्षण प्रतीक्षा करेंगे हम लोग, उनसे संवाद हो रहा है अभी। महोदय अग्रे सारयतु कृपया। अनन्तरं महोदयः समागमिष्यन्ति। अस्तु। अग्रे सारयन्तु कृपया। सम्प्राप्ताः सन्ति पुनः महोदय प्रायः सम्प्राप्ताः सन्ति। महोदय आप ध्वनि सुन पा रहे हैं? आचार्य शिवशंकर मिश्र महोदय। हाँ महोदय, महोदय अनम्यूट कर लेंगे आप। आवाज अब आ रही? नहीं, प्रारंभ से ही आपकी आवाज नहीं आ रही है और आप इधर से आवाज नहीं सुन पा रहे होंगे, इस कारण नहीं, से। मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हम श्रोतुं नहीं। शक्नोमि, इदानीं श्रोतुं शक्यते। इदानीं श्रोतुं शक्यते, किन्तु आरम्भकालादेव भवतां ध्वनिः अत्र प्रायः ब्लूटूथ माध्यमेन संयुक्ताः आसन्, न जाने। अहं सम्प्रति किमस्ति, अहं मार्गे अस्मि इति कृत्वा मन्ये तावद् नेट् बाधा कारणात् तावत् सम्यक्, तथापि इदानीं शक्यते, इदानीं श्रोतुं शक्यते। इदानीं श्रोतुं शक्यते। सम्प्रति कर्तुं शक्यते, सर्वं शक्यते। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी संपूर्ण देश में हम भारत की ज्ञान परंपरा की चर्चा कर रहे हैं। भारतीय विद्याओं के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण युग है, बहुत महत्वपूर्ण काल है। सभी विश्वविद्यालयों में, प्राय आधुनिक विश्वविद्यालयों में भी भारतीय ज्ञान परंपरा की, हिंदू स्टडी की और बहुत सारे ऐसे विषय अब पठन पाठन के क्रम में आ गए हैं, जिससे आधुनिक विश्वविद्यालयों में भी भारत की ज्ञान परंपरा का प्रचार हो रहा है और बहुत सारे लोग उस ज्ञान परंपरा से परिचित भी हो रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी साहित्य निर्मित होता है वो उस समाज के अनुरूप साहित्य का निर्माण होता है, क्योंकि सृजन हमेशा किसी समस्या के समाधान के लिए होता है। सृजन हमेशा किसी, जो भी कोई चीज इस तरह से अन्वेषण में आती है, रिसर्च जब भी आता है, कोई रिसर्च अनुसंधान, तो वो एक समस्या के समाधान के लिए आता है। समस्या कुछ स्थानीय होती हैं, कुछ राष्ट्रीय होती हैं और कुछ वैश्विक होती हैं। जो समस्याएं जिस समाज में है उसका निदान उसी पद्धति से, उसी समाज के नियमों के अनुरूप, समाज की व्यवस्था के अनुरूप किया जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भारतीय विद्याओं का प्रणयन हुआ और पठन पाठन का एक क्रम ऐसा आया कि भारतीय विद्याएं पठन पाठन के क्रम में न रही और पश्चिम के ही विचार, पश्चिम का ही चिंतन, पश्चिम के ही नाटक, पश्चिम के ही ग्रंथ हम पढ़ने लगे, जो कि वहां की समाज के लिए लिखे गए थे। तो ये एक बड़ी समस्या थी। इसीलिए क्या होता था कि भारत में हमको भारतीय विद्याओं को ना पढ़ करके पश्चिम की विद्याओं को ही पढ़ने पढ़ाने का माहौल था। लेकिन एक अच्छा समय आया है। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी हमने गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का उद्बोधन सुना तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई संस्कृत, पारंपरिक संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति भाषण कर रहे हों। और इसी दिन की अपेक्षा है, इसी तरह के काल की अपेक्षा है कि जेएनयू का वाइस चांसलर भी और टीयू के वाइस चांसलर भी संस्कृत में अपनी संस्कृत की चीजों को, भारतीय ज्ञान की परंपरा की चीजों को, भाषा में मैं नहीं बांधना चाहता,
संस्कृत भाषा नहीं, भाषा का माध्यम कोई भी हो, लेकिन भारत की ज्ञान संपदा का, भारत की ज्ञान परंपरा का सभी विश्वविद्यालयों में पठन पाठन होना चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। वस्तुतः भारत की ज्ञान परंपरा बहुत विशाल है। ये जो 18 विद्याएं हैं, ये विद्या स्थान हैं। एक एक विषय के अनेक उप विषय हैं। हमने इसमें मीमांसा न्याय का ही उल्लेख किया है, हमने इसमें वेदांत की चर्चा नहीं की। हमने इसमें वेदांत के जितने प्रस्थान हैं, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत और जितने प्रस्थान हैं, उनकी भी चर्चा नहीं है। ये विद्या स्थान है, फैकल्टी जैसे हैं ये, इनके एक एक विषय के अनेक उप विषय हैं। इतनी विशाल यह ज्ञान की परंपरा है। और कलाओं का भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण वांग्मय है। हम कुछ कलाओं पर, जैसे संगीत कला है, जैसे वास्तु कला है, जैसे स्थापत्य कला है, इन कलाओं पर कहीं कहीं अध्ययन अध्यापन के क्रम हैं, कहीं कहीं अध्ययन अध्यापन हो रहा है। लेकिन जितनी भी कलाएं हैं, ये स्किल डेवलपमेंट के तो बहुत महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में अगर इनका समावेश किया जाए तो ये सारी जो कलाएं हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक हैं। मूर्ति कला अपने आप में एक विशाल वांग्मय है, स्थापत्य कला अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। यदि हम इन विषयों को पाठ्यक्रम का पार्ट बनाएं और इसमें बहुत सारा लिटरेचर पहले से है, और यदि लिटरेचर उस तरह से एकत्रित नहीं है तो उसका कंटेंट निर्मित किया जाए। जहां भी हमारे शास्त्रों में, वैदिक वांग्मय में, पुराण आदि ग्रंथों में उस विषय की जो वस्तुएं हैं उनका संग्रह किया जाए, अलग से उनको एकत्र करके, और इनका पहले हम इनमें डिप्लोमा कोर्स भी चला सकते हैं, और चलाने के बाद आगे इनका पूरा विस्तार से इन पर रिसर्च भी की जाए तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, यह कार्यक्रम सचमुच इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारतीय विद्याओं के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। एक निश्चित रूप से एक समय ऐसा आया जब संस्कृत के बारे में लोग बहुत संकुचित स्तर से सोचने लगे कि संस्कृत जो है वह कर्मकांड की भाषा है, संस्कृत जो है वह उपासना, ध्यान, भजन और अनुष्ठान मात्र की भाषा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भ्रम फैलाया गया। हम तो संस्कृत में, यदि मैं तो न्याय का विद्यार्थी हूँ, और न्याय में जो विषय है वो शुरू में ही पढ़ाया जाता है कि 16 पदार्थ हैं: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हित्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। और इसका ही पूरक एक दर्शन है वैशेषिक दर्शन, जो जिसमें 7 पदार्थ पढ़ाए जाते हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। और इन्हीं पदार्थों पर समग्र न्याय शास्त्र, समग्र वैशेषिक शास्त्र की सारी विधाएं हैं। अनेकों सैकड़ों ग्रंथ इस पर लिखे गए हैं। अब आप विचार कीजिए कि जब हम द्रव्य की चर्चा करते हैं, जब हम गुण की चर्चा करते हैं, गुणों में भी हम रूप की चर्चा करते हैं, रस की, गंध की, स्पर्श की, आपको कहाँ लग रहा है कि इसमें कुछ कर्मकांड का पुट भी है? इतना वैज्ञानिक, इतना विशुद्ध रूप से ये सब जो है एक रिसर्च के टूल्स थे। प्रमाण के बारे में हम चर्चा करते हैं, न्याय शास्त्र का 16 पदार्थों में प्रथम पदार्थ प्रमाण है। अगर हम भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में बात करें, और विशेषकर न्याय शास्त्र की अगर जो ज्ञान परंपरा है उस पर विचार करें, तो क्या है कि सबसे पहले हमें प्रमाण जानना है कि प्रमाण कितने होते हैं और प्रमाण का प्रयोजन क्या है। प्रमाण का प्रयोजन है प्रमेय की सिद्धि। तो यह जो प्रमाण का प्रयोजन है, हमें प्रमेय की सिद्धि करना है, यह विशुद्ध रूप से एक साइंटिफिक मेथड है, या एक साइंस का मेथड है कि हम प्रमाण, किसी भी वस्तु की सिद्धि में प्रमाण का को प्रस्तुत करते हैं और प्रमाण के माध्यम से वस्तु की सिद्धि करते हैं। प्रमेय, संशय, देखिए संशय किसी भी निष्कर्ष के लिए संशय एक महत्वपूर्ण तत्व है। संशय के माध्यम से ही हम निष्कर्ष की यात्रा करते हैं। प्रयोजन, देखिए ये सारी चीजें, आप जो भी रिसर्चर्स हैं वो इसका अनुभव करें तो ये जो 16 पदार्थ हैं, ये 16 पदार्थ रिसर्च के टूल के रूप में हैं, ये सब टूल्स हैं। इनका अगर हम सम्यक रूप से विश्लेषण करें तो हमें लगेगा कि किसी भी वस्तु की सिद्धि के लिए, किसी निष्कर्ष की प्राप्ति के लिए इन पदार्थों की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसा ही समग्र विषय है। मैं तो एक शास्त्र की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप पूरे भारतीय ज्ञान परंपरा के अन्यान्य शास्त्रों को देखें तो एक बहुत बड़ी ज्ञान संपदा के संवाहक हैं। और हमें
एक ऐसा यह समय आया है कि हम पुनः अपने मूल की ओर लौट रहे हैं। हम भारत की ज्ञान परंपरा की ओर लौट रहे हैं। विश्वविद्यालयों में आज भारत की ज्ञान परंपरा की चर्चा हो रही है और जरूरी है आज की डेट में, आज की तिथि में जो संस्कृत के स्कॉलर हैं वो थोड़ा आधुनिक तरीके से सोचें। जैसे कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में हमारे कुलपति जी हैं, वो बिल्कुल हमारी ज्ञान संपदा को एक आधुनिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो लोक में उसको तत्काल स्वीकृति मिलती है। लोक में उसे जो बहुत सारे लोग, सर ने अभी कहा कि सिविल की का शुरू किया, ला का किया। तो ये सारी चीजें जब लोगों को पता चलती हैं कि अरे संस्कृत में इतना सारा वाङ्मय है, यहाँ तक कि संस्कृत के लोग भी इन विषयों पर बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करते थे। एक काल था कि लोग साहित्य और व्याकरण तक ही सीमित रहे, संस्कृत के बहुत बड़े भाग पर लोगों की दृष्टि ही नहीं गई। तो यह एक बहुत अच्छा काल है कि हम संस्कृत के बारे में, संस्कृत में जो भारतीय ज्ञान की परंपरा है उस पर हम विश्लेषण कर रहे हैं, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने मुझे यह अवसर दिया। मैं तो थोड़ा अभी बहुत अच्छे से होने के कारण पहले से ही रास्ते में था, मुझे लगा कि 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन दिल्ली के जाम में फंस गया था। तो अभी तो मैं फिर भी कुछ बात कह पाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सभी लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम यह आयोजित किया है, इसके लिए, मुझे अवसर देने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। और आप गुरुजनों के आगमन से वस्तुतः हम सभी, ये हमारा सौभाग्य ही है कि आप गुरुजनों ने यहाँ पर आकर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित किया है। अत्र आमंत्रित वक्तृरूपे विद्यमानाः सन्ति डॉक्टर सोनल महोदया। पत्र प्रस्तुति निमित्तं ताम् आकारयामि। सोनल महोदया। धन्यवाद दीपिका मैम। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल स्पष्ट है। ओम श्री गोरक्षनाथाय नमः। आभासीय माध्यम से जुड़े हुए सभी गुरुजन वृंद को मेरा सादर प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार श्रृंखला जिसका मुख्य विषय अष्टादश विद्या स्थान है, मैं इसमें प्राचीन दर्शन नाथ पंथ पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। इसके साथ ही इस अद्वितीय वैश्विक मंच पर मुझे स्थान प्रदान करने हेतु मैं भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय तथा अन्य सहयोगी संस्थाएं तथा इस कार्यक्रम को आयोजन कर रहे सभी आयोजकों के प्रति मैं अपना हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। मैं डॉक्टर सोनल सिंह, सहायक निदेशिका महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हूँ। जो आज का मेरा विषय है, नाथ पंथ के उद्भावक गुरु गोरखनाथ का सामाजिक प्रभाव। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाथ पंथ के उद्भव एवं उनके परिस्थिति जन्य कारक क्या रहे होंगे। भारतीय परंपरा में अनेक पंथों और संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था। नाथ पंथ के उद्भव के समय देश में व्यवस्थाओं के साथ साथ कुछ कुव्यवस्थाएं भी प्रचलित हो चुकी थीं, जिनकी वजह से उस कालखंड में कुछ सुधारात्मक विचारों की आवश्यकता का अनुभव होने लगा था। जिस कालखंड में नाथ पंथ का उद्भव हुआ, उस कालखंड में वैदिक मत में विविध प्रकार की धाराएं प्रचलित थीं, जैसे 4 प्रमुख वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह प्रबल मात्रा में चल रही थीं। पौराणिक व्यवस्थाएं थीं, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की अवधारणा। आगम और निगम की परंपराएं उस समय पर थीं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जैसे विशाल साहित्यों का सृजन हो चुका था, जो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिनकी विषय वस्तु आम जनता तक समझने में लोगों को कठिनाई होती थी।
भारतीय संस्कृति और उसकी यज्ञीय परंपराएं उस समय पर थी। साथ ही वज्रयान परंपरा में कुरीतियों का जन्म हो चुका था। और कह सकते हैं कि जब गोरखनाथ के अभ्युदय के समय जो भारतीय समाज में विघटन हुआ और विभाजनकारी प्रवृत्तियां जो विकसित हो चुकी थीं, खास तौर से जो अपरिपक्व शरीर और स्वेच्छाचारी मन था, भिक्षुओं और श्रमणों का बोलबाला हो चुका था, बौद्ध भिक्षु स्त्रियों की हीन दशा हो चुकी थी, मंदिरों में बलि पूजा पर बहुत जोर दिया जा रहा था, खास तौर से उस समय पंचमकार, मद्य, मत्स्य, मांस, मुद्रा और मैथुन इत्यादि का भी भरमार था। उस काल में इन समस्याओं के निवारण हेतु नाथ पंथ का प्रादुर्भाव होता है। नाथ शब्द, सबसे पहले देखते हैं कि नाथ शब्द जो यह प्रचलित आया, इसका क्या अर्थ है। नाथ शब्द जो है नाथ्रि धातु से बना है। अष्टाध्यायी में इसे यांचोपतापैश्वर्याशिष अर्थात जिसका अर्थ मानते हैं याचना करना, आशीर्वाद देना, ऐश्वर्य प्राप्त करना, श्रीमान होना इत्यादि है। शब्द कल्पद्रुम में भी हम जब देखते हैं तो ईश्वर का बोध होता है नाथ शब्द से, नाथति ईश्वरो भवतीति। हम जब नाथ ग्रंथों में देखते हैं जो गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ हैं, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, उसमें ना का अर्थ जो है अनादि रूप और थ का अर्थ है भुवन त्रय में स्थापित होना। इस प्रकार उसे माना जाता है कि नाथ वह तत्व है जो अनादि रूप है, भुवन त्रय की स्थिति का कारण है, वह परम तत्व है, ब्रह्म है और गुरु है। नकारो नाद रूपम थकारः स्थाप्यते सदा भुवन त्रय में वेकः श्री गोरक्ष नमोस्तुते। इस प्रकार हम देखते हैं नाथ शब्द जो है परम तत्व ब्रह्म एवं गुरु से लिया गया है, जो श्रेष्ठ है, मार्गदर्शक है या ऐसा व्यक्ति है जो निरंतर पथ प्रदर्शन का कार्य करने वाला होता है। नाथ पंथ के अंतर्गत समस्त चराचर जगत का आधार नाद एवं बिंदु को माना गया है। जब हम सनातन परंपरा में देखते हैं तो सनातन परंपरा में भी देवी देवताओं की स्तुति करते हैं तो हे नाथ शब्द का हम प्रयोग करते हैं, संबोधित करते हैं। उसी प्रकार परंपराओं में भी जो हमारे तेज युक्त त्रैकालिक विभूति हैं उन्हें हम नाथ नाम से ही जानते हैं, जैसा कि प्रचलन में है पशुपतिनाथ, गणनाथ, नागनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, केदारनाथ। वैदिक साहित्य के अध्ययन से हमें पता चलता है कि ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध सूक्त में भी नाथ शब्द जो है सक्षम रूप में प्रयुक्त होता है। अथर्ववेद में हम देखते हैं तो आश्रय ग्रहण करने योग्य स्थान के लिए प्रयुक्त किया गया है। बौद्धों के ग्रंथ धम्मपद में हम जब देखते हैं तो स्वामी या मालिक के रूप में नाथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म में महावीर जी के कुल का नाम तथा नाथ वंश के रूप में हो जाता है। आर्येतर जातियों में के भाषाओं में भी नत, नाथ, नाथ शब्द प्रयुक्त है। निर्गुणी संतों के साहित्य में भी हम इस शब्द का व्यवहार हमें मिलता है। रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध राम रक्षा रचना में नाथ को निरंजन और प्राण पिंड की रक्षा करने वाला कहा गया। कबीर ने नाथ शब्द का प्रयोग माया जेता के अर्थ में किया और उसे त्रिभुवन का यति कहा गया। नाथ सोई जो त्रिभुवन जति। खास तौर से बंगाल के जो योगी लोग हैं अपने नाम के साथ नाथ शब्द को जोड़ते हैं, जो खास तौर से वहां पर कपड़ा बीनने का कार्य करते हैं और पान बेचने तथा चूने का व्यवसाय करते हैं। कबीर जी ने अपनी रचनाओं में केवल एक बार ही इस शब्द का प्रयोग किया है, नाथ शब्द का। बाकी जगहों पर उन्होंने विष्णु, कृष्ण, राम, अल्लाह इत्यादि नाम से प्रयोग करते दिख पड़ते। नाथ शब्द को हम पतिवाचक भी मानते हैं, जैसे गौरीनाथ कहते हैं, प्रजानाथ कहते हैं, प्राणनाथ कहते हैं। इन उक्त शब्दों के विवेचन से यह ज्ञात होता है कि नाथ जो शब्द है वह ईश्वर है, ब्रह्म का वाचक है। यह नाथ जो शब्द है वह परम तत्व की ओर संकेत करता है। भुवन त्रय में व्याप्त नाथ ही सर्वव्यापक है, सर्वद्रष्टा है एवं सर्वश्रेष्ठ ही। नाथ ही वह अव्यक्त परब्रह्म शिव की साकार मूर्ति स्वरूप है। नाथ के आश्रय से ही परम पद मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकती है। नाथ शब्द को हम एक उपाधि के रूप में भी देखते हैं जो साधकों को नाथ संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद प्रदान की जाती है। यह शब्द दीक्षा के बाद उनके नाम के अंत में जोड़कर दिया जाता है। नाथ शब्द की शाब्दिक और दार्शनिक दोनों ही व्याख्या में हमें कोई अंतर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह उनका भी अर्थ परम तत्व की ओर ही संकेत करते हैं।
स्पष्टतः ये शब्द विभिन्न संप्रदायों के मान्य परम तत्व या पूज्य या उपास्य हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ नाथ शब्द को नाथ पंथ का मान्य परम तत्व स्वीकार किया जा सकता है। हम बात करते हैं गुरु गोरखनाथ जी के व्यक्तित्व पर। गोरखनाथ जी अपने युग के महान योगी, धर्मनेता, कवि, लोकनायक एवं दार्शनिक व्यक्ति थे। 9वीं और 10वीं सदी के मध्य में गोरखनाथ जी का जन्म समय हम मानते हैं। इस परंपरा के आदि प्रवर्तक आदिनाथ अर्थात शिव जी को माना जाता है और आदिनाथ के शिष्य मत्स्यनाथ जी जो कौल परंपरा के जनक माने गए। बाद में गुरु गोरखनाथ जी ने योग साधना पर बल दिया तथा योग से मोक्ष तक जाने की अपनी बात कही। जिन दिनों जन्म ग्रहण हुआ था उन दिनों भारतीय धर्म साधना में अराजकता व्याप्त थी। गोरखनाथ जी के निर्मम हथौड़े की चोट से साधु और गृहस्थ दोनों की कुरीतियों को चूर्ण विचूर्ण कर दिया। गोरखनाथ ने समाज को धर्म और अध्यात्म की ओर उन्मुख करने के लिए नाथ संक्षिप्त संप्रदाय करना है। जी सर, संक्षेप करना है। जी सर। इस प्रकार जब हम गुरु गोरखनाथ जी के बाद जब उनकी सामाजिक प्रभाव की बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि वह गुरु महिमा की बात बहुत अत्यधिक करते हैं। गुरु ही है जो हमें सन्मार्ग पर लेकर जा सकता है। साथ ही संयमित व्यवहार की बात वहां पर अत्यधिक होती है। कोई वादी कोई विवादी, जोगी को वाद न करना, असृति तीरथ संबंधी, समायो यूं जोगी को गुरुमसि जरना। वैराग्य की भावना भी हमें नाथ परंपरा में दिखाई देती है। सरल और सहज जीवन का यहाँ पर बहुत ही सुंदर विवरण मिलता है, जिसका मैं एक पंक्ति कहते हुए अपनी वाणी को विराम भी देती हूँ कि हसिबा सेलिबा धरिबा ध्यान, अहनिसी कथिबा ब्रह्म ज्ञान, हसय सेलय न करय मन भंग, ते निहचल सदा नाथ के संग। और दूसरी पंक्ति है कि हब की न बोली बा, ठब की न चालिबा, धीरे धारिबा पांव, गर्व न करिबा, सहजे रहिबा, भरत गोरस राव। सहजे रहिबा यह जो शब्द है यह अपने आप में ही बड़ा ही गूढ़ शब्द है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं पुनः सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और साथ ही सभी आयोजकों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद महोदया जी, आपने अपने विचारों से यहाँ पर नाथ पंथ की जो विचारधारा है उस पर अपने विचार प्रकट किए। आपका हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रमस्य चर्मे प्रभागे अध्यक्षीय उद्बोधनाय सादरं सम्प्रार्थये आचार्य मुरलीकृष्ण महाभागान्। इमे विविध शास्त्र निष्णाताः सन्ति, विशेष्य शिक्षाशास्त्रे कृतिभूरि परिश्रमाः सन्ति। एतान् समनुरुन्धये अध्यक्षीय उद्बोधनाय ते सद्य एव समागच्छन्ति। किञ्चित् कालानन्तरमेव साक्षादेव ते तत्र तब तक एक सूचना है आप सभी के लिए। यहाँ पर आगामी जितने भी अवशिष्ट कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों के अनुरूप जिनका शोध पत्र अवशिष्ट रहा है उनसे यह निवेदन है कि वह कल तक अनिवार्य रूप से अपनी शोध पत्र की प्रस्तुति कर लें, क्योंकि इसके बाद 11 तारीख को जो शेड्यूल किया गया है वह जितने भी सदस्य हैं उनके लिए शेड्यूल किया गया है और इसमें मूल रूप से जिनका नाम है वो एक बार अपना देख लेंगे। और इसके अतिरिक्त जिनका अवशिष्ट रह गया है, जैसे कल सुबह के लिए डॉक्टर प्रेमराज न्योपाने जी हैं, आप नेपाल से हैं। इसी तरह डॉक्टर नवराज कटेल जी हैं, अंबिका प्रियदर्शिनी, शुभम राय, ये इस तरह जितने भी जिनका भी यहाँ पर नाम है वो सभी कल सुबह में अनिवार्य रूप से रहेंगे, क्योंकि कल अगर स्किप करते हैं तो फिर उसके बाद आपको अवसर देना कठिन हो जाएगा। इसी तरह कल संध्याकालीन सत्र में जिनका भी पत्र वाचन है वो अनिवार्यतया जुड़ेंगे और उसमें 2 ही शोध पत्र रखा गया है।
और इसके बाद अंतिम जो प्रातःकालीन सत्र रहेगा उसमें जितने भी सदस्य गण हैं आयोजक समिति के, उनका मुख्य रूप से है, कुछ अन्य व्यक्ति भी हैं। और अंतिम जो वैलिडिटी सेशन रखा गया है उसमें शोध पत्र स्किप किया गया है जानबूझ करके, क्योंकि उस दिन 2 सत्र रहेंगे एक साथ। तो ये एक सामान्य सूचना थी जो आप लोग सभी को ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अतिरिक्त चूंकि यहाँ पर अध्यक्ष महोदय को आने में विलंब हो रहा है, क्योंकि वो एक विशेष बैठक में माननीय कुलपति महोदय के साथ वहीं पर हैं, उनका जो संवाद अभी हुआ है। तो एक बार हम उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद इस सभा को हम आगे की ओर ले जाएंगे। 2 मिनट आप प्रतीक्षा करेंगे प्लीज। वो विशेष बैठक में हैं, उन्होंने अभी तुरंत उनका वीसी ऑफिस से फोन आया है, क्योंकि वो कल ज्वाइन कर पाएंगे, आज अभी विलंब लगेगा, तो प्रतीक्षा नहीं करने के लिए। तो एक अध्यक्षीय इसकी मर्यादा एक होती है। तो सीएसयू के ही यहाँ पर प्रोफेसर मखलेश कुमार महोदय यहाँ पर विद्यमान हैं। तो आपसे निवेदन होगा कि आप इस अध्यक्षीय जो एक मर्यादा है उसके तहत 2 शब्द अपना उद्बोधन करके, क्योंकि इसकी संपूर्ति करनी है। तो प्रोफेसर मखलेश उपाध्याय महोदय से निवेदन है कि आप अध्यक्षीय परंपरा जो है उसका निर्वहन करेंगे। आचार्य मखलेश उपाध्याय महाभागाः अत्र समागताः सन्ति। यतोहि तत्र मान्याः कुलसचिव महोदयाः तत्र उपवेशने तत्र संयुक्ताः सन्ति। ते श्वः तत्र समागमिष्यन्ति, यतोहि कार्याधिके कारणात् तत्र एवं भवत्येव। एतस्मात् कारणात् भवन्तः केन्द्रीय विश्वविद्यालय पक्षतः एव वर्तन्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जाह्नवी पत्रिका माध्यमेन द्वारा जायमाने अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार मध्ये समुपस्थिताः समेपि विद्वांसः भवन्तः जानन्ति यत् अद्यतन कार्यक्रमे आदरणीयाः संस्कृत जगतः क्रान्तिकारिणः पुरुषाः अद्य उपस्थिताः सन्तः जाह्नवी ई-पत्रिकायाः 58 अङ्कस्य लोकार्पणं कृतवन्तः।
अस्मिन् पटले अद्य हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः स्वकीयेन व्याख्यानेन उपकृतवन्तः। एकं शोधपत्रमपि गोरक्षनाथ संप्रदायम् अधिकृत्य, नाथ संप्रदायम् अधिकृत्य एकं शोधपत्रमपि अद्य प्रस्तुतम्। अत्र यद् वैशिष्ट्यं जातम् अद्यतन कार्यक्रमस्य तद् भवति जाह्नवी ई-पत्रिकायाः लोकार्पणम् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयैः आदरणीयैः प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी महोदयैः कृतं वर्तते। एषा पत्रिका बहुवर्षेभ्यः प्रकाश्यमाना वर्तते। एतस्याः पत्रिकायाः ऐतिह्यम् आदरणीयाः विपिन झा महोदयाः प्रस्तुतवन्तः सन्ति। निश्चितमेव एषा पत्रिका लोकोपकाराय वर्तते। वस्तुतः एतस्याः समेऽपि अंकाः इदानीमपि अस्मिन् लोकस्य कृते वर्तन्ते। वस्तुतः सर्वे समेऽपि अंकाः उपलब्धाः सन्ति। अतः आभासीय पटल माध्यमेन जायमाने अस्मिन् अंतरराष्ट्रीय वेबिनार मध्ये अद्यतन कार्यक्रमे जेषां योगदानं जातं तेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्कुर्वन् सद्यः एव प्राप्तं यद् अध्यक्षीय दायित्वं तद् निर्वहन् अत्रैव विरमामि। सर्वान् प्रणम्य सर्वेषु अंतर्हृदि विद्यमानं भगवन्तं प्रणम्य स्ववाग् व्यापारम् अत्रैव विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। नमो नमः। बहुशः धन्यवादाः महोदय। अन्ते धन्यवाद ज्ञापनार्थं समागच्छति डॉक्टर ज्योत्स्ना महोदयाः। अत्र विश्वेश्वरः वर्तते खलु? अस्तु महोदय। श्री विश्वेश्वरः। आं महोदय। नमस्वाभ्यः सभापतिभ्यश्च। अद्यतनीयाः ये अतिथयः साम्प्रतः उपस्थिताः सन्ति ते संस्कृत प्रचार प्रसाराय बद्धपरिकराः सन्ति। एतादृभ्यो निरक्षीर विवेकेभ्यः विविध शास्त्र पारंगतेभ्यो आजीवन अनारतम अस्मत्कृते पाथेय प्रदातृभ्यो प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी महोदयेभ्यो जाह्नवी पत्रिका पक्षतः संस्कृतांतरवीक्षा पक्षतः धन्यवादान् व्याहरामि। एवमेव पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिभ्यो शिवशंकर मिश्र गुरुवर्येभ्यो आभारं व्याहरामि। एवमेव गढ़वाल विश्वविद्यालयस्य कुलपतिभ्यो श्री प्रकाश सिंह महोदयेभ्यो धन्यवादान् व्याहरामि। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः कुलप्रशासकाः भवन्ति आचार्य मुरलीकृष्ण महाभागाः ते अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिताः। ते अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थाय अस्मान् उद्बोधितवन्तः। तेभ्याम् अध्यक्षीय उद्बोधनेन प्रोफेसर मखलेश सिंह महाभागाः एतेभ्यो धन्यवादाः व्याहरामि। पदवाक्य प्रमाणज्ञः प्रातः स्मरणीय जाह्नवी पत्रिकायाः मुख्य संपादकाः डॉक्टर सदानंद झा गुरुवर्याः अपि संयुक्ताः सन्ति। एतेभ्यो धन्यवादान् व्याहरामि। अहं दीपिका दीक्षित महोदयाभ्यः धन्यवादान् व्याहरामि। एवमेव वर्चुअल माध्यमेन ये दर्शकाः मार्गदर्शकाः
यथा श्री पवन मेहता, डॉक्टर सोनल सिंह महोदयाः इत्यादयः साम्प्रताः एतेभ्यो एतादृभ्यो आचार्येभ्यो छात्रेभ्यो च धन्यवादान् वतनोमि। एवमेव अस्मद्भ्यो ये सतत कार्य संपादने संचालने परिष्करणे च सहायकाः सन्ति तेभ्यो सर्वेभ्यो धन्यवादान् व्याहृतं विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः। धन्यवादः श्रीसरः। अनन्तरं एकमेव शान्तिमन्त्रनिमित्तं समागच्छति नेहा कुमारी। पीयूषः पीयूषः अस्ति। सर्वेभ्यो आचार्येभ्यो आचार्याभ्यश्च नमाम्यहम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अद्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। ना तो बंद धन्यवाद। एक थोड़ा सा तेज करके। अनेन सहैव अध्यक्षानुमत्या एतस्य कार्यक्रमस्य सम्पूर्तेः घोषणा क्रियते। सर्वेभ्यो नमः। यहाँ पर समुपस्थित जितने भी महनीय व्यक्ति हैं उन सभी को प्रणाम करते हुए अब इस